प्रदेश और भारत दोनों ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। अतः 1909 में रामन का स्थानांतरण रंगून हो गया। 1910 में जब उनके पिता श्री चंद्रशेखर अय्यर के निधन का समाचार उन्हें मिला तो वे 6 माह की लंबी छुट्टी लेकर मद्रास आए। पिताजी का अंतिम संस्कार करने के बाद रामन ने छुट्टी के शेष दिन मद्रास विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में शोध कार्य में व्यतीत किए। 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत विज्ञान महाविद्यालय प्रारंभ हुआ। वहां तारकानाथ पलित की स्मृति में भौतिक शास्त्र के एक पीठ की स्थापना की गई थी। रामन की नियुक्ति इसी पीठ के अंतर्गत एक प्राध्यापक के रूप में की गई तो उन्होंने विज्ञान की सेवा के लिए अधिक वेतन और उच्च पद की सरकारी नौकरी छोड़ दी। 1917 में 29 वर्षीय रामन पलित प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। इस नए दायित्व को संभालते हुए भी आपने अपना शोध कार्य जारी रखा। रामन को संगीत वाद्यों में भी गहरी रुचि थी। उन्होंने वीणा, वायोलिन, मृदंग और तबले का अध्ययन किया और 1918 में संगीत वाद्यों से उठने वाली मिश्र ध्वनि तरंगों को स्पष्ट किया। मृदंग और तबले पर ताल ध्वनि की विशेषताओं का भी पता लगाया। 1915 में उनके अधीन दो प्रयोगशालाओं, एक तो विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला और दूसरी इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला का दायित्व आ गया। फिर क्या था, उनका शोध कार्य अधिक तेजी से चलने लगा। उनका शरीर और मन दोनों इसी कार्य में व्यस्त रहने लगे। देश के विभिन्न हिस्सों में अनेक छात्र अध्ययन तथा शोध कार्य हेतु उनके पास आने लगे। 210 बो बाजार स्ट्रीट और विश्वविद्यालयीन विज्ञान महाविद्यालय की प्रयोगशालाएं भारत में शोध कार्य के सक्रिय केंद्र बन गए। शोधकर्ता मेघनाथ साहा और एस.के. मित्रा जैसे विख्यात वैज्ञानिकों ने भी इसी केंद्र में कार्य किया। रामन को पढ़ाने में भी बड़ा आनंद आता था। उनके व्याख्यानों से छात्रों को प्रेरणा मिलती थी, इसलिए वे उनका व्याख्यान सुनने उत्सुक रहा करते। रामन किसी एक ही पाठ्यपुस्तक का अध्ययन पर्याप्त नहीं मानते थे। एक विषय पर अनेक पुस्तकों का अध्ययन वे करते और पढ़ाते समय भी उन पुस्तकों का संदर्भ देते। उनके व्याख्यानों का परिणाम यह हुआ कि नए नए शोध कार्यों के लिए उचित वातावरण तैयार होने लगा। वैसे तो व्याख्यान की निर्धारित अवधि 60 मिनटों की हुआ करती, किंतु पढ़ाते समय उन्हें इसका ध्यान नहीं रहता था और अपने भाषण में इतने खो जाते थे कि कभी कभी उनका भाषण 2-2, 3-3 घंटे तक चलते रहता। छात्रों की कोई भी आशंका अथवा जिज्ञासा की पूर्ति नए वैज्ञानिक विचारों को जन्म देती थी। रामन एक क्षण भी बर्बाद नहीं करते थे। वे अपने प्रयोगों में इतने खो जाते थे कि अनेक बार उन्हें भोजन और नींद की भी सुध नहीं रहती थी। कभी कभी तो देर रात तक कार्य करते करते वे प्रयोगशाला में ही किसी टेबल पर सो जाते थे। सुबह भी उनका अधिकांश समय प्रयोगशाला में ही व्यतीत होता था। वे अपने घरेलू वेश में ही कार्य करते। सुबह 9:30 बजे से वे घर जाने की तैयारी करते। 2-3 मिनटों में भी वे सुबह का नाश्ता कर टैक्सी में बैठकर 4 मील का रास्ता तय कर ठीक समय पर अपनी कक्षा में पहुंचते। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आने वाले विश्वविद्यालयों की एक परिषद 1921 में लंदन में हुई। कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रतिनिधि के रूप में रामन वहां गए। यह उनकी प्रथम विदेश यात्रा थी। लंदन की फिजिकल सोसाइटी में रामन ने भाषण दिया। उनका भाषण सुनने के लिए भारी संख्या में लोग आए। उनका परिचय ब्रिटेन के विख्यात भौतिक शास्त्रियों जे थॉमसन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड से कराया गया। रामन की यह विदेश यात्रा समुद्री मार्ग से हुई थी। जहाज में अवकाश के समय रामन ऊपर की डेक पर बैठकर विशाल समुद्र की सुंदरता का आनंद लेते थे। भूमध्य सागर के नीले जल ने रामन की वैज्ञानिक जिज्ञासा जागृत कर दी। क्या यह जल नीले आकाश के प्रत्यावर्तन के कारण ही नीला तो नहीं? यदि है तो फिर प्रकाश के अभाव में वह कैसा दिखाई देगा? बड़ी बड़ी लहरें जब सतह पर उठती हैं तब भी जल का रंग नीला ही दिखाई देता है। इस समस्या पर जब उन्होंने विचार किया तो उनके दिमाग में यह बात आई कि संभव है
सूर्य की किरणें जलकणों के बीच से जाने पर उसका रंग नीला हो जाता हो। इस बात पर उन्होंने बार बार विचार किया। कलकत्ता लौटते ही वे प्रयोगों में जुट गए। 1 माह के भीतर ही उन्होंने इस विषय पर एक शोध पत्र तैयार किया और उसे लंदन की रॉयल सोसाइटी के पास भेजा। अगले वर्ष उन्होंने जलकणों में प्रकाश के बिखराव पर एक विस्तृत लेख प्रकाशित किया। विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों ने रामन और उनके सहयोगियों के शोध पत्रों की सराहना की। इंग्लैंड की सबसे प्राचीन और प्रमुख विज्ञान संस्था द रॉयल सोसाइटी ने 1924 में रामन को अपना सदस्य बनाकर सम्मानित किया। Thank you.